नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने के पहले एक फैक्ट बताता हूँ, एक प्रॉब्लम बताता हूँ। ए एक एग्रीमेंट में इंटर करता है बी के साथ और बाद में जब उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो ए सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बी के खिलाफ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट का है वो ए के पास नहीं होता है, तो ए बाद में फोटोकॉपी की बेसिस पर या कॉपी की बेसिस पर वो उसको सेकेंडरी एविडेंस लीड करने का परमिशन मांगता है। बी ये ऑब्जेक्शन लेता है कि जो एग्रीमेंट ये फाइल कर रहे हैं फोटोकॉपी वो सफिशिएंटली स्टैम्प्ड नहीं था, मतलब उसमें पूरे स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी गई है, इसलिए ये नहीं लिया जा सकता सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे। तो क्या जो परेशानी थी ए के साथ कि ए के पास ओरिजिनल नहीं था, इसी क्वेश्चन को डील किया सुप्रीम कोर्ट ने। और यहाँ पे ए जो है वो विजय है और बी जो है मृणालिनी देवी है। अब देखते हैं इनके बीच क्या था, सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट के कॉपी को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो कैच पॉइंट हैं। एक तो वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, दूसरा कि वो सफिशिएंटली स्टैम्प्ड नहीं है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं इस चैनल के और जो लॉ को लेकर इतने ज़्यादा जानकार हो गए हैं, उनके लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल नहीं है। और वो सभी यही कहेंगे कि देखिए जी, इनसफिशिएंटली स्टैम्प था तो वो एविडेंस में एडमिसिबल ही नहीं है, और बात सही भी है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कॉन्ट्रारी फाइंडिंग दी कि कोर्ट ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट का स्टैम्प्ड होना ज़रूरी नहीं है और ये सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है। मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ उस केस का नाम है विजय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिविल अपील नंबर 4910 ऑफ 2023। कोर्ट ने ये कहा कि जो नॉर्मल लॉ है वो तो ये कहता है कि जब तक आप इस कोई डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर स्टाम्प नहीं हो तो सेक्शन 35 स्टाम्प एक्ट के लाइट में के दायरे में उसको उस पर बार है कि वो एडमिट नहीं किया सकता, मतलब कि वो इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट। जो बेसिक लॉ है वो ये है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट ए ने फाइल किया है या विजय ने फाइल किया है वो डॉक्यूमेंट सफिशिएंटली स्टाम्प्ड है। चूँकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ने जो अमेंडमेंट किया था वो 1989 में किया था और ये डॉक्यूमेंट 1988 का बना हुआ है, तो उस समय उस डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प लगाना जरूरी नहीं था या वो कोई प्रोविज़न नहीं था। इसमें हुआ क्या कि विजय ने फिर जो सूट फाइल किया था उसमें ही उसने वो एप्लीकेशन लगाया कि मुझे सेकेंडरी एविडेंस लीड करने दिया जाए, तो उसको ऑब्जेक्ट किया मृणालिनी देवी ने। फिर लेकिन ट्रायल कोर्ट उसको एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है और उसके बाद मृणालिनी देवी अपीलेट कोर्ट जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज कहता है कि नहीं, ये इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड था तो ये एडमिसिबल नहीं है और अपील को अलाउ कर देती है। फिर जो विजय था वो जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को अफर्म करती है। फिर ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने विजय के एडवोकेट का जो मेन आर्गुमेंट था वो ये था कि सेक्शन 35 स्टाम्प एक्ट इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टाम्प ड्यूटी पे करने का, क्योंकि जो मध्य प्रदेश जो इंडियन स्टाम्प एक्ट है उसमें जो मध्य प्रदेश का अमेंडमेंट है वो 1989 में आया था और 1989 में से ये लागू हुआ था कि उसमें एक पर्टिकुलर स्टाम्प ड्यूटी पे करना है अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल होता है तो
दूसरा तरफ से मृणालिनी देवी के एडवोकेट का मेनली ये कहना था कि ये ड्यूली स्टाम्प नहीं है, और पहला तो ये ओरिजिनल नहीं है, और अगर ओरिजिनल है वो ड्यूली स्टाम्प नहीं है तो उसको हम ले ही नहीं सकते, और इस सेक्शन 35 के तहत ये इनएडमिसिबल है। कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी? कोर्ट ने कहा कि जो इनएडमिसिबिलिटी के प्रोविजन क्रिएट किए गए हैं स्टैम्प एक्ट में अंडर सेक्शन 35, ये एग्रीमेंट टू सेल पे, पर्टिकुलरली इस एग्रीमेंट टू सेल पे एप्लीकेबल नहीं है, चूँकि जो अमेंडमेंट है जिसके तहत इसको बनाया गया है, लाया गया कि इसके दायरे में जहाँ इसको स्टैम्प लगना है वो 1989 का है। अब किसी भी डॉक्यूमेंट को सेक्शन 35 से हिट होने के लिए या उसको इनएडमिसिबल होने के लिए सेक्शन 35 स्टैम्प एक्ट से उसकी दो रिक्वायरमेंट है। पहला तो वो डॉक्यूमेंट चार्जेबल होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी से, और दूसरा वो ड्यूली स्टैम्प नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं वो चार्जेबल था ही नहीं। अब देखते हैं कि फिर इसको सेकेंडरी एविडेंस का जो इशू था उस पर कोर्ट ने क्या कहा। कोई भी लॉ ये रिक्वायर करती है कि जो बेस्ट एविडेंस है यानी प्राइमरी एविडेंस है वो कोर्ट के सामने आने चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है और इसके लिए पूरी फाउंडेशन लेड की गई है तो सेकेंडरी एविडेंस, जैसे उसकी कॉपी, इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है सेक्शन 63 में, तो उसकी कॉपी को एक्सेप्ट किया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे।